नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 2 चिट्ठी के अक्षर के अभ्यास के प्रश्न करेंगे और यह पाठ जो है अनुस्वार एवं अनुनासिक से संबंधित है। तो आइए इस पाठ को समझते हैं और इसके प्रश्न करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे। चिट्ठी की लिखावट बड़ी सुंदर थी। मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, वाह बड़ी सुंदर लिखावट है। आप तो मेरे मन की बात भांप गए। ऊपर दिए गए वाक्यों में से उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिन पर बिंदु लगा है अथवा चंद्र बिंदु लगा है। बिंदु वाले शब्द यहाँ लिखने हैं हमें और चंद्र बिंदु वाले शब्द यहाँ। अब इस वाक्य में देखिए, बिंदु वाला शब्द ये है संपादक, संपादक जिसमें बिंदी लगी हुई है। चिट्ठी की लिखावट बड़ी सुंदर थी, इसमें भी बिंदी लगी हुई है। तो हम इन दो शब्दों को बिंदु वाले शब्दों में लिख देंगे, के नीचे लिख देंगे। अब आगे मेरे मुंह से, अब इसमें क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे। और आगे हम देखते हैं भाप, ये भी चंद्र बिंदु वाला शब्द है, तो इसे भी हम यहाँ पर लिखेंगे। अब आगे देखिए, बिंदु वाले शब्दों में जिस वर्ण पर बिंदु लगा है उसे बोलने के बाद आवाज कहाँ से निकलती है, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। मुंह से, नाक से, मुंह एवं नाक दोनों से। इसका सही उत्तर है नाक से, कि जो बिंदु वाले शब्द होते हैं उन्हें बोलने के बाद आवाज नाक से निकलती है। अगला प्रश्न, चंद्र बिंदु वाले शब्दों में जिस अक्षर पर चंद्र बिंदु लगा है उसे बोलते समय आवाज कहाँ से निकलती है, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। मुंह से, नाक से या मुंह एवं नाक दोनों से। तो इसका क्या है सही उत्तर? मुंह एवं नाक दोनों से। आगे बढ़ते हैं। अब नीचे दी गई वर्णमाला को पूरा कीजिए। ये वर्ण दिया गया है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनका पहला वर्ण क्या है? क, च, ट, त और प। अब हमें दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण लिखना है। जैसे क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ण। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। क्या आप जानते हैं कि कुछ शब्दों को दो प्रकार से लिखा जाता है? नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। जैसे अंक को ऐसे और ऐसे दोनों तरह से लिखा जाता है। चंचल को ऐसे और ऐसे, इन दोनों तरह से ही लिखा जाता है। ठंडा ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी। चंदा ऐसे भी और ऐसे भी। और पंप ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी। शब्द के दोनों रूप सही हैं। ये जो दोनों ही रूप जो हैं सही हैं, मगर आजकल शब्दों को मानक रूप में दूसरे प्रकार से लिखा जाता है। मानक रूप में कैसे लिखा जाता है? ऐसे। ये वाले जो शब्द हैं ये मानक रूप है इनका, जिन्हें ऐसे लिखा जाता है। अंक, चंचल, ठंडा, चंदा, पंप शब्द मानक रूप में हैं। आइए अब इन शब्दों के आधार पर बिंदु लगाने के नियम को समझें। चंदा शब्द में आधा वर्ण कौन सा है? आधा वर्ण कौन सा है इसमें? ये न है। न वर्ण ये क्या है? आधा है। यह पांचवा वर्ण किस वर्ग का है? अब ये जो न है ये कौन से वर्ग का है? ये देखिए, न कौन से वर्ग में आया है? त वर्ग में। कौन से वर्ग में आया है? त वर्ग में। अब आगे बढ़ते हैं।
पांचवें वर्ण के बाद कौन सा वर्ण है? पांचवें वर्ण के बाद कौन सा वर्ण है? द वर्ण। ये देखिए चंदा, इस पांचवें वर्ण के बाद कौन सा वर्ण है? द वर्ण। ठीक है। पांचवें वर्ण के बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है? मतलब न के बाद जो द आया है वो किस वर्ग का है? वो त वर्ग का है। त थ द ध न, है ना। त थ द इसी वर्ग का है ना, त वर्ग का। क्या पांचवा वर्ण और उसके बाद वाला वर्ण एक ही वर्ग के हैं? यानी न और द, पांचवा वर्ण क्या हुआ? न, और उसके बाद वाला वर्ण क्या हुआ? द, यानी चंदा का न और द, चंदा। तो वो दोनों एक ही वर्ग के हैं? हाँ, त वर्ग के हैं दोनों। चंदा शब्द में पांचवें वर्ण के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? चंदा शब्द में, इस शब्द में पांचवें वर्ण यानी न के स्थान पर, आधे न के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? इस बिंदी का, यानी कि अनुस्वार का। किसका? अनुस्वार का। क्या चंदा शब्द के पांचवें वर्ण में अस्वर है? ये जो आधा न है, पांचवा वर्ण है जो, उसमें अस्वर है? नहीं, ये केवल ऐसे आएगा, आधा न, इसके नीचे हलंत लगा होगा, इसमें अस्वर नहीं है। अगर ये पूरा न होता तो इसको हम कैसे लिखते? अगर ये पूरा न होता तो इसे हम खोलकर कैसे लिखते? आधा न प्लस अ। तो इसका मतलब है इसमें अ है, लेकिन ये पहले ही आधा है तो ये ऐसे लिखा जाएगा, सिर्फ ऐसे, इसमें अ नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए आगे, यदि पांचवें वर्ण के बाद वाला वर्ण उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण हो तो उस पांचवें वर्ण की जगह बिंदु का प्रयोग किया जाता है। यह बिंदु पांचवें वर्ण से पहले वाले वर्ण पर लगाया जाता है। इस बिंदु को अनुस्वार कहा जाता है। एक बार हम समझ लेते हैं कि अनुस्वार किसे कहते हैं। अनुस्वार शब्द से ही हमें पता लग रहा है जिसमें पहले स्वर आता है और बाद में नासिकीय व्यंजन ध्वनि। ठीक है। दोबारा समझते हैं। यदि पांचवें वर्ण के बाद वाला वर्ण, जैसे चंदा में था, चंदा में न क्या है? ये चंदा ले लेते हैं हम, चंदा, इसमें न क्या है? ये पांचवा वर्ण है, त वर्ग का। उसके बाद वाला वर्ण क्या हुआ? द। उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण हो, अब ये उसी के वर्ग का अन्य वर्ण है, त वर्ग का ही, तो उस पांचवें वर्ण की जगह, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? बिंदु का प्रयोग किया जाता है। और ये जो बिंदु लगाया जाता है इसे ही हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में पांचवें वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह लगाइए। जैसे ये पांचवा वर्ण, सभी वर्ग के पांचवें जो वर्ण होता है, जैसे अण, इसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया? बिंदी, या क्या बन गया? रंग। अब ये भी पांचवा वर्ण है, इसकी जगह हमने क्या लगा दिया? बिंदी, मंजन बन गया। ये भी पांचवा वर्ण है तो इसकी जगह हमने क्या लगा दिया? बिंदी, तो क्या बन गया? डंडा। अंत, अंत को हम इस न की जगह पे हम बिंदी का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा? ऐसे अंत। कंपन, अब ये म भी प फ ब भ म, ये भी पांचवा वर्ण है अपने वर्ग का, तो इसके स्थान पर हमने बिंदी लगा दिया, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। ऐसे ही ये दिनांक, पंचम, पंडित, गंदा, अंबर, मतलब जितने भी ये आधे अक्षर हैं ये अपने अपने वर्ग के पांचवें वर्ण हैं, तो इनके स्थान पर हम बिंदु का प्रयोग करेंगे, यानी कि अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में उदाहरण के अनुसार सही स्थान पर
अनुस्वार चिन्ह लगाइए और वाक्य बनाइए। जैसे रग में रंग, र के ऊपर बिंदी लगा दी तो क्या बन गया? रंग। गद्दा में गंदा, चिता में चिंता। अब हमें वाक्य बनाना है। रंग का क्या वाक्य बनाया? सुशीला लाल रंग के फूल लाई थी। अब हमें गंदा का वाक्य बनाना है। गंदा, गंदा का वाक्य क्या बनाएंगे हम? रमेश का थैला बहुत गंदा था। अब हमें चिंता का बनाना है। चिंता, सीता को अपनी परीक्षा की बहुत चिंता थी। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के नाम मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में लिखने हैं जो अब लिखे जाते हैं, जिस तरह से अब लिखा जाता है, जो हिंदी में जिनका मानक रूप प्रचलित है। पंखा ऐसे लिखा जाएगा, मंदिर ऐसे, बंदर ऐसे, इंजन ऐसे, घंटी ऐसे, 15 ऐसे, अंगूर ऐसे लिखा जाएगा, पतंग, तिरंगा, पंख। तो सब में बिंदु का यानी कि अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। अब अगला प्रश्न है, यदि 5वें वर्ण के बाद वाला वर्ण उसी वर्ग का ना हो जिस वर्ग का 5वां वर्ण है, अथवा वही 5वां वर्ण दोबारा आए तो क्या होगा? आइए दिए गए उदाहरणों से इसे समझें। जैसे उदाहरण दिए गए हैं, जन्म, सम्मान, भिन्न। क्या, दोबारा पढ़ते हैं एक बार प्रश्न को, कि यदि 5वें वर्ण के बाद वाला वर्ण उसी वर्ग का ना हो, पहले तो उसी वर्ग का था, लेकिन अब कह रहे हैं कि उसी वर्ग का ना हो जिस वर्ग का 5वां वर्ण है, अथवा वही 5वां वर्ण दोबारा आए तो क्या होगा? अब जैसे जन्म में देखिए, न अलग वर्ग का है और म अलग वर्ग का है। न कौन से वर्ग का है? त वर्ग का, त थ द ध न। और म कौन से वर्ग का है? प वर्ग का, प फ ब भ म, अलग अलग वर्ग के हैं। और अब ये आधा म और पूरा म, ये दोनों एक ही वर्ग के हैं, समान हैं। कहने का अर्थ है वही 5वां वर्ण दोबारा आए। अब ये दोबारा आ गए हैं तो क्या होगा? आइए दिए गए उदाहरणों से इन्हें समझते हैं। जैसे जन्म, सम्मान, भिन्न। अब देखते हैं, जन्म शब्द में कौन से 5वें वर्ण में अस्वर नहीं है? तो किस में अस्वर नहीं है? न में नहीं है, क्योंकि न वर्ण ही आधा है, तो न वर्ण में। इसके बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है? ये जो म आया है ये किस वर्ग का है? ये प वर्ग का है, प फ ब भ म। क्या दोनों के वर्ग समान हैं? नहीं, दोनों अलग अलग वर्ग के हैं। न जो है वो त वर्ग का है, म जो है वो प वर्ग का है। सम्मान एवं भिन्न शब्दों में कौन से वर्ण 2 बार आए हैं? इनमें कौन से वर्ण जो है 2 बार आए हैं? म और न। इसमें देखिए म आए हैं 2 बार और इसमें न। म और न वर्ण। ये वर्ण अपने अपने वर्ग के कौन से स्थान के वर्ण हैं? कि ये जो वर्ण आए हैं वो अपने अपने वर्ग के कौन से स्थान के हैं? 5वें स्थान के। प फ ब भ म अंतिम है, ये 5वां वर्ण है। और त थ द ध न ये भी अंतिम है, यानी कि 5वें स्थान के। अब आगे देखते हैं, यदि 5वें वर्ण के बाद किसी दूसरे वर्ग का वर्ण आए अथवा वही 5वां वर्ण दोबारा आए तो अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तब नहीं किया जाएगा। अब जैसे जन्म था, जन्म, अब हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों अलग अलग वर्ग के हैं, तो अब हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते। ये हमारा क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा? गलत।
अब वहीं अगर गंदा दिया होता, गंदा, गंदा, अब ये न और द दोनों एक ही वर्ग के हैं, ये अलग अलग के थे, इसलिए हम बिंदी का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ये न और द एक ही वर्ग के हैं, त थ द ध न और द दोनों एक ही वर्ग में आ रहे हैं, तब हम अगर ऐसे लिखते हैं तो ये हमारा ठीक होगा। ऐसे हम लिख सकते हैं अगर वो एक ही वर्ग के हों, लेकिन अगर अलग अलग वर्ग के हों तब हम बिंदु का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, जिन शब्दों में अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा उनके सामने हाँ, अथवा जिन शब्दों में अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा उनके सामने नहीं लिखिए। अब सुंदर, सुंदर में हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, हाँ। अब हम इस न को हटाकर स पे अगर हम बिंदी लगाते हैं तो हम सुंदर को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना हम सुंदर, तो ये हाँ। अब अन्न को हम, अब ये एक जैसे ही हैं, एक ही वर्ग के हैं, तो हम अन्न को कोई ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब सम्मानित, इसको भी हम नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें भी एक जैसे हैं, ये एक ही वर्ग के हैं ये। अब इसमें पंकज, अब ये देखिए क और अण, ये दोनों एक ही वर्ग के हैं, क ख ग घ अण एक ही वर्ग के हैं, तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, पंकज को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सही होगा, ऐसे लिख सकते हैं। पंछी को भी, पंछी, ये भी एक ही वर्ग के हैं, तो हम लिख सकते हैं, इसमें भी अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, पंछी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये एक ही वर्ग के आ गए हैं, है ना, तो इसमें हम एक ही वर्ग के तो हैं लेकिन एक समान है, एक ही मतलब जो वो है, कहने का मतलब है एक ही वर्ग के हैं लेकिन एक समान है, ये एक जैसे ही है, ये दोबारा आया मतलब, तब हम उसका प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। जब ये एक ही वर्ग के होंगे, अलग अलग होंगे पर, जैसे ये पहला है और ये पांचवा वर्ण, अपने वर्ग का पहला वर्ण और ये पांचवा वर्ण, तब हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब एक ही वर्ण, पांचवा वर्ण दोबारा आ जाए, जैसे इसमें और इसमें, तब हम उसका प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। नीचे खंड 1 एवं 2 में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। बाधा, बांधा, सास, सांस, काटा, कांटा, सवार, संवार। अब खंड 1 के शब्दों के पहले अक्षर को बोलते समय आवाज कहाँ से निकलती है, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ये वाले, इन शब्दों को बाधा, सास, काटा, सवार, इन शब्दों को बोलते समय आवाज कहाँ से निकलती है? मुंह से, नाक से, मुंह एवं नाक दोनों से, तो क्या होगा इसका उत्तर? मुंह से। अब खंड 2 के शब्दों के पहले अक्षर को बोलते समय आवाज कहाँ से निकलती है, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कि इन वाले शब्दों को बोलते समय जो आवाज है कहाँ से निकलती है, मुंह से, नाक से, या मुंह एवं नाक दोनों से, तो इसका उत्तर क्या होगा? मुंह एवं नाक दोनों से। जिन शब्दों को बोलते समय आवाज मुंह एवं नाक दोनों से निकलती है उनके ऊपर क्या लगा हुआ है? अनुनासिक। बिंदु वाले कौन से शब्द थे? अनुस्वार। और चंद्र बिंदु वाले कौन से शब्द होंगे? अनुनासिक। अब देखते हैं अनुनासिक किसे कहते हैं। जब किसी वर्ण को बोलते समय आवाज मुंह एवं नाक दोनों से निकलती है तो उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। चंद्र बिंदु को व्याकरण की भाषा में अनुनासिक कहा जाता है, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह लगाइए और वाक्य बनाइए।
जैसे पूछ पूछ, आधी आंधी, कहा कहाँ, सवार संवार, चाटा चांटा। अब हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे हमने पूंछ का क्या दिया गया है, गाय अपनी पूंछ से मक्खियां उड़ा रही थी। अब हमें उसी तरह इन सब के भी वाक्य बनाने हैं। आंधी का, कहाँ, संवार, चांटा। आंधी का बनाएंगे, कल रात जोरों की आंधी आई थी। कहाँ का, आप कहाँ रहते हो। संवार, सीता अपनी गुड़िया के बाल संवार रही है। चांटा, राम ने मोहन को चांटा मारा। अब नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। पुस्तकें, सड़कें, चित्रों, फलों, चिट्ठियों। इन शब्दों के अंतिम अक्षर को बोलते समय आवाज कहाँ से निकलती है? तो उत्तर आएगा मुंह और नाक दोनों से। जैसे पुस्तकें, नाक और मुंह दोनों से आवाज निकल रही है। सड़कें, चित्रों, फलों, चिट्ठियों। पहले बताए गए नियम के अनुसार इन अक्षरों पर कौन सा चिन्ह आना चाहिए था? जो हमने अभी नियम पढ़े हैं ऊपर, तो मुंह और नाक से जिसमें आवाज निकलती है तो उसमें कौन सा चिन्ह आना चाहिए था? अनुनासिक। कौन सा? अनुनासिक, यानी कि चंद्र बिंदु। इन अंतिम अक्षरों पर कौन सा चिन्ह आया है? कौन सा चिन्ह आया है इनमें? ये देखिए अंत में क्या चिन्ह है? ये तो अनुस्वार है। तो क्या है? अनुस्वार। अब आगे समझते हैं इसे। यदि किसी वर्ण को बोलते समय आवाज मुंह एवं नाक दोनों से निकले मगर शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो, लेकिन उसके ऊपर कोई मात्रा हो, तो वहां अनुनासिक की जगह अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि ये जो जितने भी शब्द दिए गए हैं इसमें देखिए इन शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो, जैसे ये सभी में मात्रा है पीछे, तब अगर मात्रा आ जाए शिरोरेखा के ऊपर तो क्या अनुनासिक की जगह अनुस्वार लग जाएगा। अनुस्वार लगाएंगे हम, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं। यदि किसी वर्ण को बोलते समय आवाज मुंह एवं नाक दोनों से निकले मगर शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो, तो वहां अनुनासिक की जगह अनुस्वार यानी बिंदु चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अब नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार अथवा अनुनासिक चिन्ह लगाइए। ये संपादक दिया हुआ था तो हमने ये लगा दिए बिंदु। संपादक, मैंने में मैं के बाद बिंदी लगेगी। तिथियां, तिथियां में चंद्र बिंदु आएगा या के ऊपर। पूंछ में पूंछ, अब इसमें यहाँ पर चंद्र बिंदु आएगा। कुर्सियाँ, यहाँ पर याप के ऊपर चंद्र बिंदु। सुंदर, सुंदर में सु के ऊपर बिंदु। मालाओं, अब यहाँ पर ये शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है तो अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। कारें, इसमें भी मात्रा है ऊपर तो चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बिंदु का प्रयोग किया जाएगा यानी कि अनुस्वार का। ऊंचा, ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों के सही रूप लिखिए। अब ये शब्द दिए गए हैं, हमें इनके सही रूप लिखने हैं। कोंधने कैसे लिखेंगे? कोंधने, ठीक है। साप्ताहिक, साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है। मस्तिष्क को ऐसे लिखा जाता है, सही रूप ये है। कीजिए ऐसे लिखा जाएगा। पूर्ति ऐसे लिखे जाएगा, र का ये रूप। पड़गा का, पड़गा को पड़ेगा लिखेंगे, पड़ेगा। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए, यानी कि एक वचन के बहुवचन हमें बनाना है, वचन बदल लो। बात, बातें। कुर्सी, कुर्सियाँ। हाथ पर, हाथों पर। कविता,
कविताएं, साधु को, साधुओं को, कहानी, कहानियाँ। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन रूप में एक जैसे रहते हैं, परंतु कारक चिन्ह आ जाने पर, कारक चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला जो ये दिया गया है, जैसे में, को, पर, के लिए, ठीक है, ये सभी क्या हैं? कारक चिन्ह। ने, जैसे अगर उनके परंतु कारक चिन्ह आ जाने पर वे ओ के रूप में आते हैं, जैसे मतलब कि उनका बहुवचन हो जाता है। जैसे हाथ का बहुवचन अगर हम करें तो बहुवचन में हाथ का हाथ ही रहता है, लेकिन अगर उसके साथ कारक चिन्ह लग जाए हाथ पर तो हाथों पर हो जाएगा। अब हम ऐसे लिखते हैं ना, मेरे एक हाथ में चोट लगी है, मेरे 2 हाथ हैं, ऐसे लिखते हैं ना, मेरे 2 हाथ हैं। अगर ऐसे लिखें हम, मेरे हाथ में चोट लगी है, एक हाथ में चोट लगी है, अगर दोनों में लगी है तो मेरे हाथों में, अब उसमें कारक चिन्ह लग गया ना, तो इसलिए हाथों हो जाएगा, मेरे हाथों में चोट लगी है। तो हाथ का मतलब कहने का अर्थ है कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन रूप में एक जैसे ही रहते हैं। ये हाथ, एक वचन भी हाथ होएगा और बहुवचन भी हाथ होगा, लेकिन यदि उसके साथ कारक चिन्ह लग जाए तो ऐसे हो जाएगा, हाथ पर, हाथों पर। घर का घर ही होता है बहुवचन भी, तो घर में अगर कारक चिन्ह आ जाए साथ में तो क्या होगा? घरों में। ठीक है, आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।